नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी खास मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। मॉनसून केरल की देहरी से देश में प्रवेश कर चुका है और पूरा देश जो इस वक्त नजर लगाए हुए है। खासतौर पर हम किसानों की बात करें तो मॉनसून का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। जिस देश में 53% खेती मॉनसून की मेहरबानी पर है, वहां पानी के लिए तरसते खेत मॉनसून के बरसते बादलों के लिए बेताब होंगे ही। खरीफ की बुआई तो काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर ही निर्भर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार मॉनसूनी बारिश के औसत के 98% रहने की संभावना जताई है। पिछले साल भी मॉनसून के काफी अच्छा रहने की बात मौसम विभाग ने कही थी, जो सही साबित हुई थी और परिणाम खेतों में अच्छी फसल के रूप में देखा गया। इस बार 98% बारिश का मतलब क्या है, देश के किन किन हिस्सों में अधिक और कहां-कहां बरसात कम होगी, इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्थिति में किसान क्या करें, कौन कौन सी फसलें वे लगाएं। इन सवालों पर विचार विमर्श करने के लिए देश के शीर्ष मौसम वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदूरी जयराम रमेश और उनके सहयोगी कृषि मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक दलहन और तिलहन डॉक्टर S.K. चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर शिवाधर मिश्र जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस मानसून में खेती पर विचार विमर्श शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं रिपोर्ट। देश में मौसम विज्ञान विभाग 1875 में खोला गया और 1886 में इसने पहली बार मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया था। हमारे वैज्ञानिक पिछले कुछ वर्षों से सटीक पूर्वानुमान बता रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने दूसरे पूर्वानुमान में इस बार मॉनसूनी बारिश के 98% रहने की संभावना जताई है। इसमें 4% के कम या ज्यादा रहने की गुंजाइश है, यानी पिछले साल की तरह इस बार भी मॉनसून अच्छा रहेगा और किसानों की उम्मीदें लहलहाएंगी। पिछले साल मौसम विभाग ने मॉनसून के काफी अच्छे यानी 106% बरसने की संभावना जताई थी और पिछले साल 97% मॉनसूनी बारिश हुई थी। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून जून से सितंबर तक बरसता है। आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में मॉनसून केरल में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मॉनसून 30 मई को ही केरल पहुंच गया था। केरल के समुद्री तट को छूने के बाद मॉनसून को पूरे भारत में छाने में करीब 1 महीने का समय लगता है, यानी जुलाई में मॉनसून पूरे देश में छा जाता है और 30 सितंबर तक देश से मॉनसून की वापसी हो जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्यान्न उत्पादन और जल स्रोतों में पानी की पूर्ति के लिए मॉनसूनी वर्षा का समय पर होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में करीब 70 से 80% बारिश मॉनसून के दौरान ही होती है और खरीफ की बुआई भी काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण बातें हमने बताई और हमारे मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब हम विचार विमर्श की शुरुआत करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर के रमेश से। डॉक्टर रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के मॉनसून को किस तरीके से देखा जाए और खास तौर पर किसानों के लिए क्या संदेश लेकर ये आया है? धन्यवाद। इस बार तो मानसून पिछली बार जैसा अच्छा होने की पूरा संभावना है। पिछली बार जो 97% की बारिश रिकॉर्ड की गई 4 महीने में, सो उसी तरह इस बार 98% की आकलन की गई है 4 महीने की बारिश और उसके हिसाब से क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने का संभावना हम जता रहे हैं। क्लासिकल मीन्स वेस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश आती है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल ईस्ट इंडिया में सेकेंडरी मैक्सिमम आती है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और तमिलनाडु रायलसीमा में कम बारिश होती है। सो उसी तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की पूरा विचार है। जी जी। और इसके साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूंगी
चाहूँगी कि जैसे मौसम पूर्वानुमान के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश को 4 क्षेत्रों और 36 सब डिविजन्स में बांट रखा है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व और उत्तर पूर्व भारत की। इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सब इलाके आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड और बिहार भी आते हैं, जो पूर्वी हम राज्यों की बात करें। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इन क्षेत्रों में किस तरीके की तस्वीर इस बार मानसून में देखने को मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत हाई क्वांटम्स ऑफ मानसून रेनफॉल आती है। उधर जो है इस बार 4 महीने का जो है 96% बारिश आने का संभावना जताई जा रही है अभी तक की असेसमेंट के अनुसार। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी का भाग आता है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहलाते हैं। वहाँ पर भी 96% की बारिश मापी गई है, असेस की गई है। वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया बहुत कम बारिश रिसीव करने वाली जगह होती है। सो उसी हिसाब से उनकी अपना सामान्य का जो आकलन है उसी हिसाब से 96% रहने का पूरा विचार है। जी, तो चलिए ये तो आपने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है इस बार मानसून की, ये हमें समझा दिया। मैं शिवाधर जी आपके पास आना चाहूँगी और आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो ये तो मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के हिसाब से जिनका भी मैंने जिक्र किया, हमारे किसानों को किन बात का ध्यान रखना चाहिए? यानी बीज कैसे हो, वैरायटी क्या हो और कृषि क्रियाएं किस तरीके की, उन्हें किस समय कौन कौन सी करनी चाहिए? देखिए, इन भागों में जहाँ तक है बरसात ज़्यादा रहती है, जो आपने पूर्वोत्तर की बात की है, बरसात ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो आसाम का एरिया हुआ, अरुणाचल हुआ और मेघालय हुआ, तो जहाँ पे स्लोप्स हैं, हिल्स हैं, जहाँ लाइट सॉइल है, वहाँ पर थोड़ी बहुत दालें लोग उगाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर धान का ही इनका मुख्यतः रहते हैं, धान या मक्का लेते हैं कहीं कहीं पे। तो इस तरीके के फसल चक्र रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ पर जल भराव नहीं होता है, जहाँ पानी नहीं भरता है, या ऐसी जगह हैं जहाँ पे जल भराव होता भी है लेकिन हम व्यवस्था कर सकते हैं कुछ ऐसी कर्षण विधियों से कि उसमें जल भराव ना हो। जी जी जी। क्योंकि जल भराव होने से ये दलहनी फसलें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। तो ऐसी जगहों पर हम दालों का संचार कर सकते हैं, दालों को लगा सकते हैं। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि जल भराव ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में मैं शर्मा जी आपके पास भी आना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी कि इस तरीके की स्थिति में, क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक भी हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हैं, तो इस स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर, जैसा कि डॉक्टर रमेश ने भी बताया, कि बारिश अधिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पर और पहाड़ी क्षेत्र भी है और वर्षा भी ज़्यादा होती है और हेवी टू वेरी हेवी रेन अक्सर होती है। तो ऐसे में हम मौसम विभाग क्या करता है, जब कोई लो प्रेशर सिस्टम आसपास है या जो हवाएं इस तरह से हैं जो नमी लेके आ रही हैं और हमको लगता है कि भारी से बहुत भारी वर्षा होने वाली है, तो हम किसानों को स्पेशल फोरकास्ट देते हैं, बुलेटिन। उसमें ये कहा जाता है कि भाई आपने ये फसल लगाई हुई है और वर्षा ज़्यादा आने वाली है, तो आप पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जी जी। और यदि मान लीजिए कि वर्षा नहीं हुई या फिर होती है, तो कई बार ये भी कहा जाता है हार्वेस्टिंग भी कर लीजिए। आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, जो कभी कमी हो तो समय काम आ जाती है। तो हमारी जो है मतलब कि मौसम पे आधारित कृषि सलाह रहती है उनको कि ज़्यादा वर्षा है तो आप पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। मान लीजिए जैसे कहा कुछ एरिया में मक्का लगाया है किसी ने, तो उस मक्का को तो ज़्यादा पानी चाहिए नहीं। जी जी। धान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं धान में, तो इसलिए तो हम मौसम पे आधारित कृषि सलाह समय समय पे देते रहते हैं। ऐसे ही कई इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र में आपका अदरक भी लगाया जाता है, वो उसके लिए भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जी जी। तो उन सब के लिए पानी की निकासी का प्रबंध कर लें, ऐसी एडवाइस किसानों को दी जाती है। जी बिल्कुल। और समय समय पर हम दूरदर्शन किसान के माध्यम से भी किसानों को हर रोज़ जानकारी देते हैं। मौसम की तो जानकारी आपको बहुत जगह से मिल जाती होगी, लेकिन मौसम के साथ कृषि की जानकारी, कृषि क्रियाएं क्या होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है और यही हमारी कोशिश भी होती है। मैं चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूँगी और जैसा कि हम अभी जिक्र करें पूर्व और उत्तर पूर्व भारत की, तो दलहन और तिलहन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ होती है और वहाँ के किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? तो जैसे कि पूर्व उत्तर की हम जो बात कर रहे हैं, तो पूर्व उत्तर में हमारे जो 7 प्रदेश हैं उनमें मुख्य रूप से जो दलहन की खेती भी हम करते हैं और तिलहन भी करते हैं। दोनों का खेती हम लोग इन दोनों क्षेत्रों में करते हैं। तो उसमें जहाँ दलहन की बात आती है तो आपका जो अरहर है, जो अभी बताया है कि जैसे जो स्लोपी लैंड है उनमें अरहर की खेती करते हैं।
इसके अलावा जो हमारा सोयाबीन है, क्योंकि ये खरीफ का मौसम है, तो सोयाबीन है, कुछ हद तक जो मूंगफली है, इसकी खेती को हम लोग वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ में अभी मांस की खेती, जिसको उड़द भी कहते हैं, उसकी खेती को हमने पूर्वोत्तर में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी जी। और सबसे जो प्रमुख फसल एक है, जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में राजमा को हम एक रबी मौसम की फसल मानते हैं, और वहाँ ये जो हमारा उत्तर पूर्व भाग है, उसमें खरीफ के मौसम में राजमा की खेती होती है। जी जी। तो इनको हम बढ़ावा वहाँ दे सकते हैं। और तिलहन में जो हमारा मूंगफली है, सोयाबीन है, इन दो फसलों को बढ़ावा देते हैं। और उनकी बहुत अच्छी जो प्रजातियाँ हैं, अभी हाल में पिछले 5-6 सालों में बहुत अच्छी प्रजातियाँ विकसित हुई हैं, जिनसे दलहन का उत्पादन और तिलहन का उत्पादन उन क्षेत्रों में हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो हमारा पूर्व का भाग है, जिसको हम झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, इनकी बात करते हैं, तो इनमें हमारा जो परंपरागत रूप से है, एक तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा अवधि वाली, जो पूरी अवधि वाली अरहर की बात करते हैं, जैसे IPA 203 एक बहुत अच्छी प्रजाति है, नरेंद्र अरहर 2 प्रजाति है। इन जो अरहर की प्रजातियां हैं, इनका बहुत अच्छी खेती इस पूर्वी भाग में हम करते हैं। जी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी, ये तो वो सिचुएशन है जिसे हम कहें एकदम मानक कि अच्छी बारिश होगी और किसानों को ये करना चाहिए, लेकिन वो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव भी हो जाता है। हम अक्सर पिछली बार भी हमने देखा था, कहीं कहीं पानी ज़्यादा भी बरस जाता है। तो जो एकदम मानक स्थिति होती है, उसमें तो ये हुआ कि जो आमतौर पर हमारे किसान जिस तरह की खेती करते आए हैं, जिन बीजों का चयन करते आए हैं, वही करें। लेकिन इस बार की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कुछ और उन्हें बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे अभी आपने कहा कि ये अरहर की, खास तौर से अरहर के, हमारी जो अरहर है वो प्रमुख दाल की फसल है। और इसके लिए हम लोगों ने हमेशा हम लोग बात करते हैं कि जब ज़्यादा बारिश की स्थिति आती है, तो उस समय हम इनकी जो खेती है वो मेड़ों पे करें, जिसको रिज प्लांटिंग भी कहते हैं, कि मेड़ों पे खेती करेंगे तो उससे अगर कम बरसात होती है तो भी लाभ मिलता है, अगर ज़्यादा पानी भरता है तो पानी वो निकल जाता है। और अरहर की जो दोनों प्रजातियाँ मैंने बताई, इनमें अगर हम देखते हैं तो 36 घंटे 40 घंटे अगर बारिश का पानी भरा भी रहेगा तो भी चूंकि मेड़ पे खेती करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। और पूर्वोत्तर भारत में चूंकि हम अरहर की खेती स्लोप पे करते हैं, तो स्लोपी लैंड में जल भराव की समस्या नहीं आती। जी, चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत की। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, साथ ही चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, साथ ही राजस्थान आते हैं। तो डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे ही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं खेती की, तो इन इलाकों के लिए भी बताएं कि यहाँ पर किस तरीके की खेती करें हमारे किसान, और कौन कौन सी फसलों पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो बेहतर रहेगा उनके लिए। तो जो पश्चिम उत्तर भारत की आपने बात की है, जिनमें हमारे कुछ प्रदेश हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक शामिल है, इनमें हम बात करते हैं, जब अरहर की बात करते हैं, क्योंकि हमारी दलहन की 2-3 जो फसलें हैं वही मुख्य फसलें हैं, तो जब हम अरहर की बात करते हैं तो हमारा जैसे पूसा, ये आपका पंजाब से अभी एक प्रजाति नई आई है जो PAU 881 कहते हैं, नई प्रजाति है, जो पास 120 बहुत प्रचलित अरहर की प्रजाति थी, उसके रिप्लेसमेंट में भी है। तो ये प्रजातियाँ हमारी जून में बोई जाती हैं। और इनमें क्या है कि इनके बाद हम गेहूं की भी खेती करते हैं, तो जो अरहर और गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद मांस की खेती हमेशा से पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनमें होती रही है, मूंग की खेती होती रही है, तो बहुत अच्छी प्रजातियां भी हमने विकसित की है। IPA 203 है, 2-3 है, IPM 2-14, कई प्रजातियां आई हैं जो बहुत अच्छी है। एक हरियाणा से भी प्रजाति आई है, तो मूंग की खेती कर सकते हैं। और मूंग के जो खास तौर से हमारा राजस्थान का जिसका आपने बात की, उसमें मूंग की खेती पिछली बार भी हमने देखा 40% के करीब मूंग की खेती होती है देश का कुल उत्पादन। तो उसमें मूंग का बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जितनी अच्छी बरसात होगी, कम से कम राजस्थान और पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इनमें मूंग की खेती का, उड़द की खेती और हर तीनों की खेती का बहुत अच्छा स्कोप है, और किसान भाई इसका जरूर फायदा उठाएंगे। ठीक है डॉक्टर रमेश, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर मानसून की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि बारिश अच्छी होगी ये तो हमने मोटे तौर पर जान लिया, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, राज्यभर की किस तरीके की स्थिति रहेगी, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस इलाके की बात करें, जोन की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति, क्या पूर्वानुमान है इसको लेकर? ये जो है एक चीज़ ध्यान रखने की है, पूरा राजस्थान तक, गंगानगर तक मानसून कवर करने के लिए 45 दिन लगता है केरला से, केरला से निकलने के बाद। सो उसके बाद और इधर जो बंगाल से गंगानगर तक पहुंचने के लिए लगभग 1 महीने की समय चाहिए मानसून को, और मानसून पहुंचने के बाद सिर्फ 45 दिन
या 50 दिन रहती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, फिर 1 सितंबर से उसकी विथड्रॉयल शुरू हो जाती है मानसून की। सो ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए वो 96% बारिश जो हमने इस प्रदेशों का अनुमान लगाया है वो जो है वही 45-50 दिनों में होने वाली है। और उससे पहले जो भी अभी प्री मानसून की बीच बीच में अच्छी शावर हुई है, सो उसका भी जो रेनफेड एग्रीकल्चर का जो हम विचार कर रहे हैं, सो उसके लिए भी बहुत सहयोग होगा। यही हमारा बिल्कुल। और जैसा कि आपने राजस्थान का भी यहाँ पर जिक्र किया, तो हम ये देखते हैं कि कितनी भी अच्छी बारिश हो, कुछ इलाके तो इसके हमेशा ही प्यासे रह जाते हैं। तो इस बार मतलब ये तो होता ही आया है, तो इस बार भी यही स्थिति रहेगी, किसानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि पूरे देश में तो अच्छी बारिश होगी, लेकिन ये जो है हमेशा छूट जाता है कुछ हिस्सा इसका। नहीं, यही नहीं है, पिछली बार जो है अच्छा सा कावेरी बेल्ट है, रेयरली उसकी डेफिसिट होती है, ड्राउट आती है तमिलनाडु और कावेरी के बेसिन में। उनका नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी नहीं आया, साउथ वेस्ट मानसून में भी नहीं आया। उस तरह का 15 से 20% का जमीन जो है देश का भाग जो है वो सामान्य बारिश से वंचित रह ही जाता है। और किस जगह वो रहेगी वो हर 15 दिन में 10 दिन में उसकी आकलन होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। सीजन आज ए होल जो उसकी असेसमेंट है वो हमने किया है, उसका दो बार किया है और अपडेट भी दिया है। मार्च तक एक बार अनुमान लगाया परिस्थिति को लेते हुए, मई तक जो है परिस्थिति उसका फिर डेवलपमेंट जैसे हुई उसका फलस्वरूप जो असेसमेंट होने वाला है सीजनल क्वांटम का, उसका पूर्वानुमान लगाया। हम जो है हर हफ्ते जो है थर्सडे को अगले 2 हफ्ते में कैसा मानसून रहने वाला है इसके बारे में बताएंगे। हर दिन जो है वेरी हाई रेजोल्यूशन में 3 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में अगले 3 दिन में पूरा देश में कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कहाँ कम बारिश होगी। चौथे दिन से 10 दिन तक भी कैसे आउटलुक रहेगा ये भी हम डेली बेसिस में देंगे। सो जो कुल मिला के रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए हम विशेष ध्यान देते हुए क्रॉप कैलेंडर के साथ लिंक करके सोइंग को हर डिस्ट्रिक्ट में अंतर रहता है सोइंग के लिए, सोइंग का अंतर को ध्यान में रखते हुए क्रॉप कैलेंडर को साथ लेके हम बताएंगे कौन कौन सा वीक में मैंडेटरली बारिश आना चाहिए, उस हिसाब से बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है। जी। चलिए, क्रॉप कैलेंडर का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो आनंद शर्मा जी जो अभी बातें हमने की और जिस हम जोन की बात कर रहे हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि महानिदेशक महोदय जी ने कहा कि कुछ एरियाज हमेशा रह जाते हैं जिनमें मतलब कि पर्याप्त वर्षा नहीं मिलती है। तो ऐसे में होता क्या है कि कहते हम लोग जो है उसको वीकली और फोर्टनाइटली बेसिस और मंथली बेसिस पे तो मॉनिटर कर रहे हैं। तो उस समय हम लोग उनको बताते रहते किसान भाइयों के भी अगले जैसे कि 5 दिन में वर्षा आने वाली है या 5 में थोड़ी सी कमी होगी, तो उस समय उसको किसानों को उस तरह से एडवाइस किया जाता है कि भाई आप जो है यदि वर्षा आ रही है तो फिर तो सिंचाई का सवाल नहीं उठता। मान लीजिए थोड़ी सी कमी बीच में कहीं दिखती है कभी, तो बीच बीच में पल्सेस में आता है मानसून, तो उसमें जो दिखती है तो उस समय बोल दिया जाता है उनको भाई कि यदि लंबी तो 1-2 दिन, कई बार अगस्त में होता है, कभी कभार, जरूरी नहीं हर साल हो, कभी कभार होता है कि कोई आपका ड्राई स्पेल आ जाता है, तो उस समय बोला जाता है कि भाई पानी का संरक्षण कर लें। जो मतलब कि जैसे मल्चिंग बता दी जाती है कि आपका जो पहले से मॉइस्चर पड़ा है उस पर मल्चिंग कर दीजिए तो मॉइस्चर कंजर्व हो जाएगा। और दूसरा यह कि जब आपको वर्षा मिल रही है, हम लोग अक्सर बात करते हैं गुड वेदर कोड एंड बैड वेदर कोड। गुड वेदर कोड है कि जब वर्षा हो रही है तो हम उसको उस समय उसका संग्रहण करें यानी हार्वेस्ट कर लें, और उस पानी को बाई चांस कभी जब आपको बीच में थोड़ा सा लंबा स्पेल, ड्राई स्पेल हो जाए तो उस पानी को आप एज ए लाइफ सेविंग इरिगेशन, इमरजेंसी इरिगेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी जो पानी है वो बर्बाद ना जाए। और जैसे कहा भी जाता है, जब हम कृषि में और मानसून की बारिश की बात करते हैं तो कहते हैं कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, यानी पानी का सही इस्तेमाल हो, बर्बाद ना हो पानी, और जब जहां ज़रूरत है उसकी उस वक्त उसका इस्तेमाल हो सके, और कृषि के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल इसी के साथ ही समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर पश्चिम भारत के बारे में हम और चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें विचार विमर्श। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस मॉनसून में खेती, जी हाँ, आज का ये विषय है। इस पर विचार विमर्श हम लगातार कर रहे हैं। आगे अपने इस चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। कभी कभी मॉनसून सामान्य या अच्छा रहने के बावजूद भी खेती के लिए उतना बेहतर साबित नहीं हो पाता। कई बार देश के कुछ हिस्सों में बरसात ज्यादा तो कुछ इलाकों में बरसात कम रह जाती है। अमूमन जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है तो उस इलाके में किसान ऐसी फसलों की बुआई करें जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वैसे ही जिन इलाकों में कम बरसात होती है वहां के किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत होती है। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं। मॉनसून और खेती से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग भी कार्य कर रहा है। कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग पुणे कई तरीकों से मौसम और खेती से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुंचा रहा है। कब बरसेंगे बदरा? जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग हाजिर है। इस समय करीब 2 करोड़ किसान SMS सेवा के जरिए कृषि संबंधी सलाह ले रहे हैं। इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1717 के जरिए भी अपने इलाके के मौसम से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से करीब 205 शहरों के लिए मौसम का तात्कालिक अनुमान और लगभग 200 शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान दिया जा रहा है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे उत्तर पश्चिम भारत के बारे में। तो चलिए डॉक्टर चतुर्वेदी से हम समझ लेते हैं, क्रॉप कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए किस राज्य के किसानों को क्या सलाह वो देना चाहेंगे, क्या किसानों को बातें ध्यान में रखनी चाहिए? डॉक्टर चतुर्वेदी, क्या बताना चाहेंगे आप? तो जो अभी हम लोग उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहे थे, जिसमें हमारा राजस्थान जो प्रमुख रूप से दलहन उत्पादक है। जी। और उसमें जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि जो मूंग है वो वहाँ की एक प्रमुख फसल है। और मूंग की कई जो अच्छी प्रजातियां हैं, मूंग के IPM 2-3 है, बहुत अच्छी प्रजाति एक आई है नई, एक MH 421 है, हरियाणा से आई है। ये 2 प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। मध्य प्रदेश से भी कुछ प्रजातियां आई हैं, महाराष्ट्र से BM 5 आई है, वो भी बहुत बढ़िया। तो कई प्रजातियां हैं मूंग की जो बहुत बढ़िया हैं। और अगर समय से मानसून आ रहा है इसलिए मूंग की बहुत बढ़िया खेती का उम्मीद है। लेकिन अगर मानसून में कभी दिक्कत आ रही है, कभी देर में आ रहा है, कुछ भागों में जैसा कि राजस्थान में होता है, वहाँ के लिए मोठ एक है जो बहुत अच्छी एक फसल मानी जाती है। और उसमें कम से कम 150-200 मिलीमीटर जिसको हम कहते हैं उतनी भी बरसात अगर हो जाती है तो उसकी फसल हो जाती है। जी। तो खासतौर से राजस्थान हमारा बहुत बड़ा एक दलहन उत्पादक राज्य है। बाकी जो अभी आपको मैंने कहा कि अगैती अरहर जिसको कहते हैं, किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं। अगैती अरहर खेती जहाँ जो हमारे सिंचित क्षेत्र है उसमें करते हैं और अच्छी प्रजातियां हैं, उनके सफिशिएंट मात्रा में जो बीज है वो भी उपलब्ध है, तो उसको किसान अच्छे तरह से कर सकते हैं। जी। लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो आपने दलहन के बारे में बताया, लेकिन किसानों की एक समस्या ये भी रहती है, हालांकि बहुत अधिक योगदान है इसमें राजस्थान का, कि जैसे ही मानसून आता है दलहन से कई बार बचते भी हैं किसान, क्योंकि बीमारियों की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो इसके लिए भी क्या कोई विशेष वैरायटी है जो मानसून के हिसाब से आप बताना चाहेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि IPM 2-3 इस समय बहुत अच्छी प्रजाति आई है। दूसरी मूंग की प्रजाति एक और है जो हरियाणा से आई है, 421 इसको कहते हैं। ये 2 प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। ये कम पानी में भी हो जाती हैं और इनकी जो पकने की अवधि है वो 60 से 65 दिन के बीच में है। तो कम बारिश होने की स्थिति में इनका जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया होता है। और इनमें जो रोग है जिसको हम पीला चितेरी रोग कहते हैं, वो रोग इसमें लगभग ना के बराबर लगता है। तो किसान भाई पिछली बार भी किए हैं, कुछ कम क्षेत्रों में था, लेकिन इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि इनके जो बीज है वो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लगाएंगे तो उससे उनका उत्पादन है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है डॉक्टर शिवधर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि जैसे हमने अभी दलहन की बात की तो इसी पर हमें बताएं कि किसान करना तो चाहता है, हालांकि इस बार हमने देखा है कि परिणाम भी अच्छे रहे, पिछले मानसून का असर हमें देखने को मिला और किसानों का भी रुझान रहा। लेकिन एक जो समस्या जो मैंने बताया कि ये मानसून जब आता है इसके साथ बीमारियां भी बहुत सारी आती हैं और खासतौर पर दलहन को लेकर ये समस्याएं रहती हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जैसा हमारे चतुर्वेदी जी ने बताया अभी कि जो प्रजातियां संस्तुत प्रजातियां हैं उनका ही हमारे किसान भाई प्रयोग करें, क्योंकि जितनी भी नई प्रजातियां निकलती हैं वो इसी आधार पर निकलती हैं कि उनकी उपज भी ज़्यादा होती है, उनमें बीमारियों कीड़ों मकोड़ों का भी प्रकोप कम होता है। लेकिन एक बात मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर पश्चिमी भारत की बात हो रही है तो बहुत सारे इलाके ऐसे रह जाते हैं जिनमें बरसात बहुत कम होती है। तो मोठ की फसल हमारे डॉक्टर साहब ने बताई, तो मोठ की फसल के अलावा कुछ और बहुत देसी फसलें हैं जिनको भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जैसे ग्वार की फसल है, ग्वार की फसल को हमारे किसान भाई दाने, चारे और कभी कभी हरी खाद के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सबके काम आती है। नाइट्रोजन फिक्स करके वैसे भी उपजाऊपन बढ़ाती है और बहुत ही हार्डी कहते हैं इसको, बहुत ही मतलब मजबूत फसल, एक मजबूत फसल है। हाँ, इसी तरीके से लोबिया की फसल है। लोबिया की फसल एक ऐसी है कि चारे में मिला दो तो उसकी प्रोटीन बढ़ जाएगी, अगर दाने में मिला दो, अगर उसकी हरी फली सब्जी के रूप में कर सकते हैं, दाने भी उसके ले सकते हैं। तो इस तरीके की फसलों का समावेश हम अगर करेंगे तो चारे में ये प्रोटीन बढ़ाएगी जानवरों के लिए और हमारे इंसानों के लिए, अगर उसकी फलियां खाएं तो हाँ, पोषण सुरक्षा के लिए ऐसी फसलें। और उसका और भी फायदे होते हैं कि जो मल्चिंग की बात करते हैं तो एक तरीके से ये जब बढ़भार जल्दी होती है शुरू में, जैसे मानसून पहले आया और तुरंत आपने लोबिया बो दिया तो लोबिया ये तुरंत जमीन को आच्छादित कर लेगा और जमीन पर आच्छादित जब कर लेगा तो ना तो ये जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो नहीं होने देगा, दूसरा ये होगा कि जो खरपतवार उगाते हैं उनको भी ढक लेगा तो वो भी नहीं होने देगा। तो इसकी बढ़वार जल्दी होने से इसके कई फायदे हो जाते हैं। और ये फसल बहुत ही, ये भी एक बहुत ही हार्डी फसल कहलाती है, बहुत ही सख्त फसल है और ये मौसम के जो उतार चढ़ाव है उनको बर्दाश्त करने में काफ़ी कामयाब फसल है। चलिए, ये तो आपने बताया कि मौसम के उतार चढ़ाव से किसान अपने आप को कैसे तैयार रखे, कौन कौन सी फसलें ले, वैरायटी कौन कौन सी ले, क्योंकि लगातार हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में शोध कर रहे हैं और इसका लाभ किसानों तक पहुंचे, यही मकसद भी है। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं गाँव देहात की और हमारा देश गाँव का देश कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी बात हो जाती है, रिपोर्ट में भी इसका हमने जिक्र किया भी कि जो सबसे छोटी इकाई है यानी हमारे जो गांव है, पंचायत या ब्लॉक लेवल तक मौसम की जानकारी पहुंचे, इसका अंदाज़ा कहां तक लग पा रहा है, इस दिशा में हम कितने आगे पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि मौसम भी बहुत बड़ी पहेली है। हो सकता है एक गांव में ज़्यादा बारिश हो गई, वही दूसरे गांव में कम बारिश हो, एक में ओले पड़ गए, दूसरे में ओले ना पड़े। तो इसके लिए हमारे किसान तैयार रहें, इस दिशा में क्या प्रयास है? इस मानसून सीजन से हमें ऑलरेडी 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में बहुत ही फाइन ग्रिड स्केल की फोरकास्ट होती है, उसका जनरेट करना शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों के लिए पूरा जो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बहुत ही स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल स्केल में उसको पूर्वानुमान लगाने का इंतजाम हमने कर दिया। इसके बेसिस पे जो कृषि की संबंधित सलाह बनाने की है उसको जो है अब 2-3 साल में बिल्ड करेंगे। पहले फोरकास्ट जनरेट करना है, फोरकास्ट का वैलिडिटी जनरेट करना है। अभी उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो फसलें उगाई जाती हैं मेजर क्रॉप्स, उसका जो है क्रॉप कैलेंडर और सोइंग के साथ लिंक करके उसका अलग जो सलाह है कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए जो सलाह है अलग से रेनफेड का, इरिगेशन का, क्रॉप कैलेंडर से लिंक करके, वैसी तो उस क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी जो है बनना शुरू हो जाएगा। उससे क्या हो गया, जो रेनफॉल जो बहुत ही फाइन स्केल में रेनफॉल आ रही है उसके साथ साथ क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी क्रॉप कैलेंडर के साथ बनना, सलाह मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उस स्केल में उस पर्टिकुलर क्रॉप का एड्रेस होना शुरू हो जाएगा। बट पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एडवाइजरी ब्लॉक का, उस ब्लॉक में जो क्रॉप लगा रहे हैं वो सब जो है वो अभी 1-2 साल में उसका अभी उसमें समय लगेगा। तो मतलब हम सलाह के लिए समय लगेगा, मगर बारिश का पूर्वानुमान या गर्मी का पूर्वानुमान उस स्केल में 3 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में उसका तो विवरण मिलना अभी से शुरू हो जाएगी। तो इसे किसान कैसे जान सकेंगे, उनके पास ये सुविधा कैसे पहुंचेगी? वो सुविधा जो है हम जो है हमारा अभी 130 क्षेत्र है जहाँ जो है हर डिस्ट्रिक्ट का आकलन बनता है, वेदर एडवाइजरी, वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी जो है वो बनता है उधर। सो 130 हमारा क्षेत्र है अभी, वो जो है वहाँ से 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट एक क्षेत्र कवर करता है। कवर करके हर डिस्ट्रिक्ट का हफ्ते में 2 बार, सोमवार को 1 बार और
फ्राइडे को एक बार करते हैं, वो करके अगले 4 दिनों के लिए बताते हैं। ये इसीलिए अगले 3 दिनों का जो इसका इंफॉर्मेशन होगी वो 3 किलोमीटर वाली 3 किलोमीटर की फोरकास्ट से होगी। बाकी जो है चौथा दिन से 10वीं दिन तक जो है वो 12 किलोमीटर की फोरकास्ट से होगी। ये तो आपने पूरा सिस्टम समझाया हमें कि किस तरीके से इसे बनाया गया है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है कि ये जानकारी किसानों तक कैसे पहुंचेगी? वही ना, वो जो 130 क्षेत्र जो हमारा है, ये वेदर इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट इंफॉर्मेशन लेके अगले 4 दिनों का उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉप्स जो उगाते हैं लोग, जो क्रॉप साइकिल किस कंडीशन में है, क्रॉप कैलेंडर से अनुसार क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी वहां से बन के निकलती है। जी जी, तो ये मतलब मोबाइल पर किसान देख पाएंगे, सब वेबसाइट कुछ के माध्यम जो से रजिस्टर किए हैं उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से SMS अलर्ट जाएगा। इसीलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना आपके मोबाइल नंबर जो है हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। हम व्यापक दौर से मोबाइल भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। पूरा कंट्री में 94 मिलियन की फार्मर्स है, सबको भेजने का बिल्कुल। अब तो किसान भी तकनीक का बहुत बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि मोबाइल के माध्यम से, यानी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो क्या इसके लिए कोई ऐप है, या फिर जो हमारे किसान रजिस्टर करना चाहते हैं जिनके पास एक सामान्य सा फ़ोन है, वो कैसे रजिस्टर करें, इसका क्या तरीका है? वो स्मार्टफोन होने का ही कोई ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन होगा तो आपको इमेजेस भी मिल सकते हैं, जब हम भेजने लगेंगे तस्वीरें मिल जाएंगी। अभी जो है आपकी जो पर्टिकुलर क्रॉप का उसी का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो क्रॉप अपने खेत में आपने लगाया है उसका जानकारी आप रजिस्ट्रेशन के साथ दे देंगे, उसी का जानकारी आपको भेजने का इंतजाम करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए यानी जो वो हमारा केंद्र है वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा, हर स्टेट में मेट्रोलॉजिकल सेंटर है और वहाँ का टोल फ्री नंबर्स है, किसी में भी आप कर सकते हैं। जी चलिए, ये तो बात हमने की कि कैसे ये जो जानकारी है, जो सूचना है किसानों तक पहुंचे, और इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आने वाले 2-3 सालों में बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी, जैसा कि डॉक्टर रमेश का कहना है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं मध्य भारत की। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये राज्य आते हैं। यहाँ मानसून किस तरीके से मेहरबान रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर आनंद जी आपके पास आना चाहूँगी। आपकी सलाह क्या रहेगी, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ के किसानों के लिए बताइए, क्योंकि यहाँ भी हम कुछ इलाके देखते हैं जहाँ बारिश थोड़ी सी कम रह जाती है। जी, मध्य भारत की बात हो रही है। जी देखिए, मध्य भारत में होता है कि कई बार तो बहुत बारिश हो जाती है। पिछली बार देखा जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। जी, यदि कम दबाव का जो क्षेत्र बनता है या डिप्रेशन बनते हैं जिसको हम कहते हैं, और यदि उनकी मूवमेंट वेस्टवर्ड हो, मतलब यदि वो पश्चिम की ओर जाए, तो वो ऐसी स्थिति में काफी वर्षा देते हैं। और यदि उत्तर पश्चिम की ओर उनके दिशा रहे तो फिर वो बिहार, यूपी को ज्यादा वर्षा देते हैं। तो निर्भर करता है कि जो कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं या डिप्रेशन बनते हैं, उनका डायरेक्शन क्या रहता है मूवमेंट पर, उस पर निर्भर करेगा। तो यदि वेस्टवर्ड मूवमेंट होती है पश्चिम की तरफ, तो वर्षा ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मौसम पे आधारित कृषि सलाह होगी वो होगी निकासी की, और यदि कम होती है तो फिर उसको बोला जाएगा। चलिए, मैं आपके पास इसका जवाब बाद में लूंगी। पहले मैं, जैसा कि आपने बताया कि बारिश कैसी होगी ये निर्भर करता है, तो डॉक्टर रमेश क्या स्थिति दिखाई दे रही है मध्य भारत की? मध्य भारत का तो 100% बारिश पूरा आने की अनुमान लगाया गया है। सो वो वहाँ पर जो मेजर रिवर्स है, नर्मदा है, महानदी है, ये कैचमेंट्स जो है बहुत रिजर्वायर्स को फीड करता है। सो उसके अनुसार जो है, जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है इस सेगमेंट में, नर्मदा पे काफ़ी ज़्यादा इरिगेटेड एग्रीकल्चर गुजरात में, मध्य प्रदेश में बिल्ड हुआ है पिछले 4-5 सालों में। सिमिलरली महानदी से जो इरिगेटेड सेगमेंट है, वो रिस्सा का बहुत ज़्यादा इलाका इरिगेटेड एग्रीकल्चर उसके ऊपर निर्भर है। ये दोनों सिस्टम पे बहुत अच्छी बारिश आके अच्छा इरिगेटेड एग्रीकल्चर का फल मिलने का पूरा अनुमान है। यानी सामान्य से बेहतर रहेगी यहाँ पर बारिश? 100% रहेगी। तो मैं अब जैसे कि बताया कि अच्छी बारिश यहाँ पर होने की स्थिति दिखाई दे रही है, तो क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कि यहाँ पर बारिश जब हुई तो जल भराव जैसी समस्याएं हो गई। तो अब मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि डॉक्टर रमेश जी ने बता दिया कि क्या स्थिति रहेगी इस बार। जी, तो इसका मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी वर्षा होगी, तो और उसमें नेचुरली हैवी रेन या वेरी हैवी रेन स्पेल्स भी होंगी। तो ऐसे में ये होगा
अच्छा है कि कैचमेंट बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े डैम्स भी बन गए हैं, तो उसमें वर्षा एक तो एकत्रित हो जाएगी, तो एक फ़ायदा हो गया वहाँ पर। और दूसरा जो छोटे पॉन्ड्स वगैरह भी हैं, इस समय जो मानसून से पहले की होती है तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि जो आपके पास तालाब वगैरह हैं उसकी साफ़ सफाई कर लिया जाए, उसका मिट्टी निकाल दी जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जब वर्षा आएगी तो उस समय संरक्षण हो जाए उसका, तो वो एक बड़ी चीज़ होगी। और दूसरी बात, जब भी नेचुरली हैवी रेन के इवेंट्स आएंगे तो फिर हम उसमें 5 दिन से जो 10 दिन की मतलब पूर्वानुमान देते हैं, उसमें हम उस समय इंडिकेशंस करेंगे इस तरह की वर्षा होने वाली है, तो अब आप पानी की निकासी जो मतलब जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें मतलब कि जल भराव की समस्या को देखते हुए एडवाइस किया जाएगा उस समय सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मिश्र जी कि जैसे कि मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी गुजरात या महाराष्ट्र, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो किसान कई बार सेफ प्ले करते हैं और जिन हार्डी आप फसलों की बात कर रहे थे उसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है, रुख रहता है। तो इस बार अच्छी बारिश को देखते हुए आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पे जहाँ पर एश्योर्ड है, हमें मालूम है कि बरसात फुल होने वाली या खूब 100% होने वाली है, रमेश जी ने जैसा बताया, तो 100% बारिश होने वाली, तो दलहनी फसलें हमारी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहती, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे में उम्मीद ये रहती कि फसल कोई न कोई कभी न कभी ज़्यादा पानी भरने से खराब हो जाए। तो किसान भाइयों को हमारी सलाह है कि वो कभी भी फ्लैट सरफेस, जो जमीन समतल जमीन पर बुआई ना करें, हमेशा कूड़ों में और मेड़, जो रिज एंड फरो सिस्टम कहते हैं हम लोग, मेड़ में और जो कूड़ बनाते हैं ना, तो कूड़ के ऊपर बुआई करें। और ऐसे में एक सलाह और दी जाती है कि वो दलहनों के साथ साथ और फसलें भी करें, मिलवा फसल कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं या इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो ज्वार है, दाने के लिए ज्वार लेते हैं, तो ज्वार की 2 लाइनें और 2 लाइनें अरहर की कर लेते हैं। इसी तरीके से अन्य फसलों को भी मिला जुला कर बो सकते हैं। 2 फसलें बोने से 2 तरीके से फ़ायदा होता है। एक तो 2 तरीके की उपज मिल जाती है, साथ साथ ये रिस्क कम हो जाता है कि अगर आपकी दलहन की फसल बेकार हो गई तो दूसरी फसल से कुछ न कुछ आय तो प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये 2 चीज़ें अपनाएं, एक तो सही तरीके से बोएं और दूसरे क्या क्या मिला के बोएं, कौन कौन सी फसलों को चुनाव करें, इनका विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर चतुर्वेदी, जैसे कि अभी डॉक्टर श्रीधर जी ने भी कहा कि कौन कौन सी यहाँ पर फसलें आमतौर पर करते हैं, तो ऐसे में इन इलाकों की खासतौर पर दलहन तिलहन की हम बात करें और दलहन पे काफ़ी जोर रहता है, तो इसकी खेती को लेकर आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सिर्फ ये जो पारंपरिक तौर पर करते आ रहे हैं वही फसलें लें या फिर कुछ नया भी कर सकते हैं? क्योंकि हमने पिछले बार भी अच्छी बारिश देखी और इस बार भी अच्छा ही अनुमान देखने को मिल रहा है। जैसा कि रमेश जी ने इस बार कहा कि जो बारिश है इस क्षेत्र में बहुत अच्छी होने वाली है। जी जी। तो अच्छी बारिश में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सोयाबीन है हमारा, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने भी बताया है कि जो सोयाबीन है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है ज़्यादा बारिश के लिए। ज़्यादा बारिश होगी तो इसका एक तो ये है कि जो सोयाबीन, जो मध्य प्रदेश हमारा सोयाबीन का बहुत बड़ा उत्पादक प्रदेश है, और वही हमारा हाल है कि जो एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं वो हमारा चाहे छत्तीसगढ़ है, गुजरात है या महाराष्ट्र है, इनमें मूंगफली और सोयाबीन इन 2 की खेती काफ़ी होती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं बात करते हैं, हाँ ग्वार तो बहुत थोड़ा है, लेकिन तिल की खेती भी करते हैं। तो इस बार किसान भाई जहाँ भी लो लाइंग एरिया है, जहाँ बारिश की उम्मीद है, पानी भरने की उम्मीद है, वहाँ तिल की खेती को थोड़ा सा कम करें। जो ऊपरी भाग है जहाँ पानी नहीं भरता है वहीं तिल रखें, क्योंकि साधारण रूप से होता है कि लोग तिल की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं जब लगता है कि बारिश में देर हो रही, लेकिन बारिश का मौसम है, अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो मूंगफली और सोयाबीन की खेती ठीक से करें, और इनका जो मेड़ पे खेती की बात हम लोग हमेशा करते हैं ताकि जल भराव की समस्या ना हो। जी बिल्कुल। और मूंगफली की बात करें तो उसमें बहुत नुकसान होता है, जैसे पानी नुकसान होता है और सोयाबीन में भी नुकसान होता है। और वैसे तो ये नुकसान निर्भर करता है कि बारिश कब हो रही है। अगर शुरू में हो रही है तो नुकसान नहीं है, पकने के समय होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है, बीज का भी नुकसान होता है। और उसके बाद अब बात आती है कि जो हमारी दलहन है, दलहन में खास तौर से जो हमारा उड़द है वो एक बहुत प्रमुख फसल है, और दूसरी प्रमुख फसल उसके बाद नंबर आता है अरहर का। तो जो मध्यम अवधि की अरहर होती है जो लगभग 160 से लेके 200 दिन में पकती है, इसकी खेती महाराष्ट्र और गुजरात में हम और मध्य प्रदेश में, तीनों प्रदेशों में बहुत करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं। तो बहुत अच्छी प्रजातियां आई हैं, उनके सफिशिएंट मात्रा में बीज उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने भी बीज उपलब्ध कराने का कोशिश किया है। और एक मैं इस समय किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि इन सभी प्रदेशों में हमने सीड हब की स्थापना की है, जिनमें दलहन के सीड हब दी जा रही है। हाँ, तो सीड हब की स्थापना की है, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है और जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है उनमें सभी समुचित मात्रा में इनके चलिए सीड हब्स का रुख कर सकते हैं नई वैरायटियों के लिए। सीड वहाँ उपलब्ध है
और किसान भाई उनके सीड लेते हैं। चलिए इसी के साथ हमें ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले डॉक्टर रमेश एक सवाल आपसे कि जैसे अभी बहुत सारी हमने बातें की कि किस तरीके से सूचना पहुंचे हमारे किसानों तक, और आज सूचना का युग है, और आपने बताया भी कि आने वाले समय के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कौन कौन सी ऐप्स हैं या फिर और कौन कौन से माध्यम हैं जिसका अभी हमारे किसान लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बता दें। अभी जो है हम सारे किसान भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, अगले 2-3 साल में आ जाएंगे। अभी जो है SMS के द्वारा भेजने का प्रयास ज़्यादा चल रहा है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर ऐप्स भी बन जाएंगे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, तरह तरह की सूचना जो है ऐप में रहेगी। ऐप में ये भी प्रावधान हम कर रहे हैं, जो जिसने जिस तरह का समाचार प्राप्त करना चाहते हैं वही समाचार जो है वहाँ से पुश किया जाएगा। हम 94 मिलियन फार्मर्स का पुश करना है तो नॉर्मल सर्वर से नहीं होगा। हम इसके लिए भी क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड सर्वर टेक्नोलॉजी, डिसमिनेशन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। अगले 6-7 महीनों में ये जैसा भी जब से ज़्यादा डिसमिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए क्लाउड की माध्यम से, क्लाउड टेक्नोलॉजी की माध्यम से ये पूरा करने की इंतजाम कर रहे हैं। और यानी जो आपने बताया कि 6 महीने इसमें और लगेंगे, अभी जो सुविधा है उसमें हमारे किसान क्या अपनी भाषा में, जो क्षेत्र की बोली भाषा है उसके हिसाब से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते हुए उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज देना है, देने से उस रूप उसका भी ट्रांसलेट करके हम भेजें। हिंदी इंग्लिश में तो बनता ही है सूचना, उसके अलावा जो भाषा में वो चाहते हैं अपना जो मैसेज है उसी तरह का ट्रांसलेट करके भेजने का इंतजाम भी करेंगे। जी, अभी अगर हम बात करें तो अभी आप बता पाएंगे कि कौन कौन सी प्रमुख तौर पर भाषाएं हैं जिसमें ये एडवाइजरीज किसानों तक पहुंच पा रही हैं? हर स्टेट में है, हर स्टेट में ऑलरेडी है। उस स्टेट में वो हिंदी इंग्लिश के अलावा उस स्टेट का जो प्रमुख लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी बनता है। सो ऑलरेडी वैसी तो 16 लैंग्वेजेस में तो बनी रहे स्टेट के हिसाब से। सो मुख्य लैंग्वेज जो होगी, तमिलनाडु में तो तमिल में भी बनेगी, हिंदी में भी बनेगी, इंग्लिश में भी बनेगी। आंध्रा में आएगा तो तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश बनेगी। उस तरह का जो ओडिया में ओडिया लैंग्वेज में भी बनेगी, बाकी में बनेगी। उस तरह का हम इंतजाम कर चुके हैं ऑलरेडी। SMS का भेजने का प्रावधान जितना जैसा होता रहेगा, रिक्वायरमेंट जितना आता रहेगा वो तो ऑटो ट्रांसलेशन टूल्स है, वो कन्वर्ट होके चला जाएगा। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि किसानों के साथ कई बार भाषा की समस्या हो जाती है, तो आप अगर आपकी भाषा उड़िया है तो आपको उसी के हिसाब से जवाब उसी भाषा में मिलेगा। तो ये जो बात है इसका भी ध्यान रखा गया है। इसी के साथ ही समय हो गया ब्रेक का, और अब हम दक्षिण भारत के बारे में चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे विचार विमर्श। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय है इस मॉनसून में खेती। इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और अब हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। हम दक्षिण भारत के बारे में भी बात करेंगे। इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। पिछले साल जहां पूरे देश में ठीक ठाक बारिश हुई, वहां दक्षिण के खेत क्यों प्यासे रह गए? इस बार क्या हालात रहेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश लगातार बने हुए हैं। सर बताइए कि इस बार क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि पूरे आपने बताया कि पूरे देश में अच्छी बारिश होगी, तो पिछली बार जो कसर रह गई थी क्या इस बार पूरी हो पाएगी? पूरा होने की पूरा संभावना है। अभी जो है पूरा दक्षिण भारत में 99% बारिश आने की अनुमान लगाया गया है। 4 महीने का जो क्वांटम आता है। और पिछली बार जो कावेरी बेसिन सिर्फ कम बारिश
रिसीव किया था। बाकी उसका मेजर रिवर बेसिन जो है कृष्णा है, गोदावरी है, उसमें बहुत अच्छी बारिश आई है। एंड सारे रिजर्वायर जो है महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरा पानी मिल गया था पूरा सीजन में, मिडिल ऑफ जुलाई तक। सो उसी हिसाब से कावेरी छोड़ के, इसीलिए तमिलनाडु और कर्नाटक का थोड़ा उनकी डेफिसिट रहा, उसकी वजह से वो लोग ड्राउट फेस किया। उनकी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आती है तमिलनाडु की, उसमें भी बारिश उनको कम होने की वजह से सो रिकॉर्ड डेफिसिट पाया गया, इसलिए ड्राउट। तो इस बार हम कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, बारिश जो होगी, इसमें ये राज्य भी कवर होंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि किनारे से मानसून निकल जाता है, छूट जाते हैं। रायलसीमा और तमिलनाडु जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में ज़्यादा बारिश नहीं आती। उनको थोड़ा इस समय मिलता है, और ज़्यादातर उनको जो है अक्टूबर से दिसंबर तक महीने का नॉर्थ ईस्ट मानसून मिलता है। सो इसीलिए वो लोगों को पूरा रिक्वायरमेंट अभी नहीं आएगी, मगर कावेरी बेसिन का जो रिजर्वायर इनफ्लो है वो अभी इसी सीजन में पूरा होगी। ठीक है, मैं आनंद जी आपसे बात करना चाहूँगी कि इन इलाकों में किस तरह की खेती होती है, और इस बार जैसा कि बता रहे हैं कि रमेश जी पिछली बार से अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी इन इलाकों में, तो यहाँ पर किसान कैसी खेती कर सकते हैं और क्या कुछ नई फसलें भी ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एक तो होता है कि जो मार्केट डिसाइड करती है फसलें, और एक होता है आपकी ट्रेडिशनल। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना कि जो जितने भी इलाके होते हैं, खासकर जहाँ वर्षा थोड़ी सी कम होने की शंका रहती है, हालांकि इस बार तो 99% जैसा कि हमारे महानिदेशक महोदय ने बताया तो रहता है, मगर उसमें यह है कि उन फसलों पे भी हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि कई इलाकों में जो आपका साउथ इंडिया में जो है आपका फिंगर मिलेट, जिसे रागी कहते हैं, मंडवा कहा जाता है, वो एक बड़ी अच्छी फसल है इन द सेंस कि यदि कभी कभी अचानक मान लीजिए ड्राई स्पेल हो भी जाता है, तो ये एक फसल है जो मतलब कि कम थोड़ी वर्षा में भी चल जाती है। जी जी। और उसके साथ साथ क्या है कि यदि साउथ इंडिया को देखें तो पहले हम पाते हैं कि वहाँ पर पॉन्ड इरिगेशन बहुत पॉपुलर था, कि तालाब बहुत ज़्यादा होते थे। जी जी। तो उसमें तालाबों के नंबर में कमी आई है, नंबर और जल स्तर भी हमने देखा, जल स्तर भी है, तो उसको तालाबों को जो है उसकी साफ सफाई रख रखाव पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, और जो नंबर पुराने थे उनको रिस्टोर करना होगा। क्योंकि यदि वो आप कर लेते हैं तो आप ये देखिए कि थोड़ी बहुत, क्योंकि हमेशा सभी क्षेत्रों में बराबर वर्षा नहीं होगी, कुछ क्षेत्र हमेशा कम रह जाएंगी, तो उस समय ये जो तालाब होंगे, तो हम कहते थे कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे पॉन्ड आधारित खेती होती है, तालाब से पानी लिया जाता है इमरजेंसी के लिए। तो वो जो उस पर तो मुझे लगता है स्ट्रेस करने की काफ़ी ज़रूरत है, और फसलें जो ट्रेडिशनल फसलों को भी दोबारा उसमें लाना पड़ेगा। और यदि ये हम कर पाते हैं, और एक और ये भी देखा गया, कई बार ऐसा भी देखा गया, जैसे मुझे मेरा अपना उदाहरण है, मैं बेंगलोर में जब पोस्टेड था, ये सामान्य से मान लीजिए आपकी कई साल ऐसे भी होते हैं वर्षा कम भी हो जाए, मगर यदि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहे तो प्रॉब्लम नहीं आती है जी। यानी कि जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं फसलों के, उन पर यदि पानी मिलता रहे तो अब पिछली बार की बात कर लें, मानसून की 97% हालांकि ये रहा और फसल बहुत अच्छी हुई। यूपी में इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो फसलों की पैदावार बहुत बढ़िया हुई। तो वो भी एक फैक्टर है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल स्टेज पे यदि वर्षा मिल भी जाती है और बीच में थोड़ा गैप भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। जो डिसिल्टेशन की बात जो कही है टैंक्स की आनंद जी ने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार इस बार जो है पूरा फरवरी से लेकर अब तक मई तक, मानसून आने से पहले तक काफ़ी टैंक्स जो है मास मूवमेंट के दौर पर डिसिल्टेशन की गई, ताकि उनका जो डिजाइंड स्टोरेज है वो उसी हिसाब से अगर पानी आता है, बारिश अच्छी तरह आता है तो उसका स्टोरेज की कैपेसिटी बनी रहे। जी बिल्कुल। और ये तो अगर हम बात करें दक्षिण की, तो एक उन्हें विरासत में मिली थी, मतलब एक तरीके का उनका कल्चर हुआ करता था, जो कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे छूटता जा रहा है, तो शायद उसे फिर से लाने की ज़रूरत है और इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। शिवाधर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस हम जोन की बात कर रहे हैं, इस मौसम में फसलों को देखते हुए यहाँ के किसानों के लिए क्या खास सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, ऐसा है कुछ क्षेत्रों में जैसे कि बारिश कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बारिश जहाँ हो रही है तो हमारे किसान भाई विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी बीजों को बोएं, बीजों का शोधित करना ज़रूरी है। जो कई फफूंदनाशक आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे शोधित करना ज़रूरी है। दूसरे, उसके शोधन के साथ साथ हमारा जो राइजोबियम का कल्चर है, राइजोबियम टी का सभी दालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी जो नोड्यूल बनते हैं, जो गांठें बनती हैं जड़ों में दालों की, उससे नाइट्रोजन वायुमंडल की लेकर ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है, उपज भी बढ़ती है।
तो इसका विशेष ध्यान रखें। और जहाँ तक अभी आनंद जी ने बताया कि सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं पे ही करें, क्रिटिकल स्टेजेस पे ही करें, और उसमें ऐसा देखा गया है कि कभी कभी कि आपकी फसल बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये जब फूल निकलने की अवस्था आई या फली भरने की अवस्था आई, उस समय पर दालों में अगर पानी ना लगे या पानी ना मिल पाए तो उपज पर भारी नुकसान होता है। तो आप अगर पहले बहुत बारिश हो गई और आपके पास सिंचाई का साधन हो गया है या आपने पानी एकत्रित कर लिया है, तो फूल आने से पहले और जब फलियां बनती हैं, फलियां भरती हैं, फलियां भरने के स्टेज में अगर 2 बार अगर सिंचाई कर सकें इन दलहनी फसलों में, तो आपकी उपज इंश्योर हो जाती, ज़्यादा होती है। तो ये बीज शोधन और क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। जी जी, चलिए दलहन की बात की तो चतुर्वेदी जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन इलाकों में दलहन और तिलहन की क्या स्थिति रहती है, और इसको लेकर हमारे किसानों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? वैरायटीज़ कौन कौन सी ले, क्या नया हो रहा है, उसे कैसे अपनाएं? जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यहाँ जो दलहन की जो फसलें हैं वो हमारी बहुत अच्छी होती हैं, खास तौर से जो कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला में तो नहीं होती है, लेकिन केरल को छोड़ दें तो बाकी के जो क्षेत्र हैं उसमें दलहन की फसलें अच्छी होती हैं और तिलहन भी अच्छा होता है। तिलहन की बात करते हैं तो खास तौर से जैसे हमेशा हम लोग बात करते हैं कि जो मूंगफली की फसल है वो खरीफ की फसल है और एक बहुत महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों में। और ख़ास तौर से अगर हम लोग जैसे 1-2 जनपद है, जैसे अनंतपुर है, बहुत बड़ा जनपद है जिसको हम जानते हैं। अरहर की बात करें दलहन में तो जो गुलबर्गा है अकेले ही उसमें 1.5 लाख 2 लाख हेक्टेयर में हमारा अरहर होता है। तो अरहर और मूंगफली इन 2 की खेती को हम लोग बढ़ावा देने की बात करते हैं। तीसरा सोयाबीन की भी बात आजकल दक्षिण भारत में हम लोग कर रहे हैं और इनकी जो अच्छी प्रजातियां हैं वो भी आई हैं। लेकिन किसान भाइयों से मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन ये है कि कम से कम जो हमारे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो ICAR जिसको हम कहते हैं, उसके कई संस्थान हैं जो मध्य भारत में भी हैं और दक्षिण भारत में भी हैं। कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो इन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा अपना संबंध स्थापित रखें ताकि जो नई प्रजातियां आ रही हैं, उनके नए बीज हैं वो उनको उपलब्ध हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ दलहन की फसलें बहुत अच्छी होंगी। और ख़ास तौर से अभी एक नई बात आई है उभर के, अभी मैं गया था तमिलनाडु में, जहाँ हम अरंड की खेती करते हैं जिसको कैस्टर कहते हैं, कैस्टर की खेती भी होती है। और जो खास तौर से हमारा जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ बरसात बहुत कम होती है, उस क्षेत्र में अगर हम जो अरंड है, कैस्टर है, उसकी खेती को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं, उससे किसान को अच्छा लाभ होता है और कम से कम पानी में हो जाता है। ठीक है डॉक्टर रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें या फिर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो लगातार कुछ ना कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं। जैसे मेरा गांव मेरा गौरव, किसान जो है वो सीधे जाके वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं, उनके लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मौसम विभाग भी इस तरीके के कोई प्रयास किसानों के लिए कर रहा है या करने की योजना है, या फिर किसान अगर चाहते हैं तो वो इससे कैसे इसके लिए संपर्क करें? अभी जो है हमारा 130 क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान आधारित जो सेवाएं एग्रीकल्चर का देते हैं उसको ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कहते हैं हमारा प्रोग्राम के नाम। अभी 130 क्षेत्रों से ये चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। अब जो है अगले 2 सालों में हर कृषि विज्ञान केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, वहाँ पर भी हमारा यूनिट एस्टेब्लिश किया जाएगा, हमारा संस्था जो है एस्टेब्लिश की जाएगी। वो जो है उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जितना किसान भाई है उन लोगों के साथ मेला ऑर्गेनाइज करेंगे, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सब कृषि विज्ञान मौसम कृषि विज्ञान केंद्र में वैसे पूरा कैलेंडर है, पूरा एक्टिविटीज जो है उस एरिया का किसानों के लिए करने का। उसके साथ साथ मौसम संबंधित जानकारी भी वो कृषि विज्ञान केंद्र में जो जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये विषय भी उसके साथ जुड़ जाएगा। यानी जो जानकारियां व्यवहारिक भी हो सके, किसान इसका लाभ भी उठा सके और खुद भी वो इसे समझें। क्योंकि अगर कृषि की हम बात करें तो ये बहुत अधिक कह सकते हैं कि विज्ञान पर निर्भर करता है, चाहे वो हम मौसम की बात करें या फिर कृषि विज्ञान की बात करें, और इस बात को किसान भी समझ रहा है। इसी के साथ ही आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आज हमने बात की मॉनसून में खेती पर और उस पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए सभी मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आप सब स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की, किसानों के लिए महत्वपूर्ण बातें की आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी मॉनसून मेहरबान रहेगा और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। साथ ही किसान पहले से ही आने वाले दिनों के मौसम की हर छोटी से छोटी जानकारी लेकर
फसलों को लहलहा पाएंगे। इस कार्यक्रम विचार विमर्श में अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए तेवरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।